चैप्टर 131 सही समय पर हालात पलटना। भले ही लिन यी को ये बात अच्छी न लगी हो, लेकिन वो जियान यी के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। दूसरी ओर शिया कंगवान ने तुरंत अधीर होकर कहा, ठीक है, आज लिन यी का बर्थडे है, कोई भी अपने मूड की वजह से माहौल खराब न करे। ये कहते हुए उसने ली युनमे की ओर अर्थपूर्ण नज़र से देखा और कहा, अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो उसे अपने दिल में रखो, आपस में झगड़ने से किसी का भी फायदा नहीं होगा। ली युनमे गुस्से से तमतमा उठी। अब शिया कंगवान भी उसके साथ ताना मार रही थी। उसे तो शुरू में बुलाया ही नहीं गया था और अब सबके बीच उसकी बेइज्जती हो रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि जियान यी ने उसका हाथ खींचकर रोका। सियुमे, बस करो। अब जियान यी को पछतावा हो रहा था कि वो ली युनमे को यहाँ लाई ही क्यों। उसे इतनी मुश्किल से यह मौका मिला था ताकि वो लिन यी के करीब जा सके और उस पर अच्छा इंप्रेशन डाल सके। लेकिन ली युनमे ने शुरुआत में ही सब गड़बड़ कर दी। माहौल अजीब सा हो गया था। शुक्र था कि तभी बस रुक गई। जियान यी फिर से उत्साहित होकर बोली, सब लोग नीचे उतर जाओ, हम पहुंच गए हैं। सामने एक 4 मंजिला यूरोपियन स्टाइल विला था। बाहर से दूधिया सफ़ेद रंग की शानदार इमारत थी। पहली मंजिल पर बड़े बड़े शीशे के दरवाजे थे जिनसे अंदर की आलीशान सजावट साफ दिखाई दे रही थी। विला के बाहर एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल था। चारों ओर सजे धजे हरे लॉन थे और ऊपर से नीचे देखने पर रिजॉर्ट होटल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखते ही सबका मूड बदल गया। वाह, यान टियन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है जियान यी ने वाकई में अच्छी तैयारी की है। इतनी बढ़िया लोकेशन वाला विला बुक करना आसान नहीं होता। लिन यी ने यान टियन की बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र अपने आप ज़ेन एआई की ओर चली गई। वो शिया कंगवान और गुआन टाओ की तस्वीरें ले रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी शांत साइड प्रोफाइल देखकर लिन यी के दिल को सुकून मिला। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर जियान आई खुश है तो वही उसकी असली राहत है। जब सबके चेहरे पर मुस्कान लौटी और वे जगह से खुश दिखे तो जियान यी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैंने माहौल संभाल लिया, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। सबने बाहर कुछ फोटो ली और फिर जियान यी के साथ विला के अंदर दाखिल हुए। पूरा विला विंटेज यूरोपियन स्टाइल में सजाया गया था। हर जगह ऑयल पेंटिंग्स, वॉल स्कल्पचर्स थे, जिससे ऐसा लगता था मानो कोई महल हो। यहाँ तक कि कॉफ़ी टेबल पर रखे वाइन ग्लासेस भी सफ़ेद चीनी मिट्टी के थे, जो बहुत शाही और कीमती दिख रहे थे। गेस्ट रूम तीसरी और चौथी मंजिल पर हैं, सब लोग जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। जियान यी अब एक टूर गाइड की तरह सबका शेड्यूल बता रही थी। फिर उसने शर्माते हुए लिन यी की ओर देखा और बोली, मैंने खास तौर पर लिन यी के लिए एक बर्थडे पार्टी तैयार की है। बाकियों के कानों में ये बात थोड़ी छेड़खानी भरी लगी, यहाँ तक कि लिन यी भी यह सुनकर हल्का सा भौहें सिकोड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये पार्टी सिर्फ जियान यी और उसके बीच की बात हो, बाकियों का इसमें कोई हिस्सा न हो। यहाँ तक कि ली युनमे ने भी हैरानी से जियान यी को देखा। वो सोचने लगी, क्या जियान यी को भी लिन यी पसंद है। ये सोचते ही ली युनमे के दिल में कुछ चुभ गया। पहले से ही जियान आई थी और अब उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी उसी लड़के को छीनने निकल पड़ी थी। चैप्टर 132 कहीं तुम अब उसे पसंद नहीं करती। सिर्फ जियान आई ही थी जिसे जियान यी की बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने तुरंत गुआन टाओ और शिया कंगवान का हाथ पकड़ा और बोली, चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तीनों जल्दी जल्दी ऊपर चली गईं। उधर जो अब तक चुप बैठी थी, यू मेंग्याओ, उसने धीरे से गाओ यांग की बांह पकड़कर कहा, ब्रदर यांग, हम भी ऊपर चले। गाओ यांग ने नज़र उठाकर लिन यी और यान टियन की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ संदेश था। जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। यान टियन ने आलस से खिंचाई ली और बोला, उफ, कार में बैठकर कमर दर्द हो गया है, मैं ऊपर जाकर थोड़ा लेटता हूँ। कुछ ही पल में नीचे हॉल में सिर्फ जियान यी और ली युनमे रह गई। सियुमे, चलो हम भी ऊपर चले, जियान यी ने मासूमियत से कहा। लेकिन अब ली युनमे उतनी सहज नहीं रह पाई, क्योंकि उनके पिता जियान चैंगशेंग और ली कियांग के पुराने रिश्ते की वजह से दोनों बचपन से एक दूसरे को जानती थी और लगभग बहनों की तरह पली बड़ी थी। फिर भी इस वक्त ली युनमे के दिल में एक अजीब सी चुभन थी। उसे साफ महसूस हुआ कि जियान यी का लिन यी के लिए रवैया अलग है। वो अभी हाल ही में ट्रांसफ़र होकर आई थी, फिर भी उसने लिन यी के लिए इतनी बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। शुरू में उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था
लेकिन जियान यी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ली युनमे को याद आया कि लिन यी वही लड़का था जिस पर उसे बहुत पहले से क्रश था। अब उसका मन उलझ गया। वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसे लिन यी के बारे में कुछ कहना चाहिए या नहीं। यी, आखिरकार उसने बोलने का मन बनाया। जियान यी ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा। क्या हुआ? ली युनमे ने होंठ भींच लिए। उसकी स्वभाव में थोड़ी झिझक थी। दोस्त भी बहुत नहीं थे, इसलिए जियान यी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वो कहना तो चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। जब जियान यी ने देखा कि ली युनमे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही, तो वो और करीब आकर बोली, सियोमे, क्या हुआ? क्या अब भी तुम्हें पहले की बात बुरी लग रही है? फिर उसने उसे दिलासा दिया। अरे, दूसरों की वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि यह मेरा फैमिली रिजॉर्ट है। तुम्हारा यहाँ होना बिल्कुल सही है। मैंने बस इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वहाँ बाकी स्टूडेंट्स भी थे। मुझे पता है तुम्हें जियान आए पसंद नहीं है, थोड़ा सह लो, सबके सामने झगड़ा ठीक नहीं लगता, है ना? ली युनमे ने हल्का सा सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुरा दी। आखिरकार उसने लिन यी के बारे में कुछ नहीं पूछा। इधर ऊपर सबने अपने अपने कमरे चुन लिए थे। जियान आई, शिया कंगवान और गुआन टाओ अब एक साथ बैठकर बातें कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि जियान यी को लिन यी पसंद है? गुआन टाओ ने धीरे से पूछा। शिया कंगवान ने तुरंत ठंडी हंसी भरी। अगर तुम्हें दिख गया तो औरों को भी तो दिखेगा, है ना? मुझे तो पहले से शक था, गुआन टाओ ने कहा। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आए हैं, लेकिन लिन यी के बर्थडे के लिए इतनी तैयारी कर डाली। उसका टोन भी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। फिर उसने उत्सुकता से जियन एआई की ओर देखा। सीओआई, तुम कुछ बोलो ना। जियन एआई ने अभी अभी केला मुंह में लिया था। उसने आंखें झपकाईं। क्या बोलूं? उफ। शिया कंगवान ने निराश होकर सिर पकड़ा। हम क्या बात कर रहे थे, तुमने सुना भी? सुना, जियन एआई ने सपाट चेहरा बनाकर जवाब दिया। तो फिर तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? शिया कंगवान ने आंखें तररते हुए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें लिन यी पसंद ही नहीं रहा? चैप्टर 133 जियन एआई के लिए बदलने लगी धड़कन। जियान आई को जैसे कुछ मज़ेदार सुनाई दिया हो। वो हल्के से हंस पड़ी। अब मुझे वो पसंद नहीं है। क्या? शिया कंगवान और गुआन टाओ दोनों की आंखें एक साथ फैल गईं। फिर शिया कंगवान सीधे बैठ गई और गंभीर होकर बोली, ऐसे मजाक मत करो। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं, तो फिर तुमने उसके लिए इतना महंगा फाउंटेन पेन क्यों खरीदा? उस पर उसका नाम खुदवाया क्यों? ये बात कौन मानेगा? गुआन टाओ ने भी तुरंत सिर हिलाया। हाँ, और कुछ दिन पहले ही तो तुमने उसे कन्फेस किया था। अब इतनी जल्दी कैसे बदल गई? दोनों की नज़रों में सवाल थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियान आई सच कह रही है। इतने कम वक्त में कोई किसी को भूल कैसे सकता है? जियान आई ने दोनों की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। मैं सच कह रही हूँ। अब मुझे लिन यी पसंद नहीं है। वो बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं उसमें। समस्या मेरी है। तुम्हारी समस्या? दोनों ने एक साथ पूछा। जियान आई ने गहरी सांस ली। मुझे अब कुछ महसूस ही नहीं होता। वो उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि वो एक बार मर चुकी है और अब एक 26 साल की आत्मा 14 साल के शरीर में जी रही है। ऐसी बात सुनकर कोई भी डर जाए। उसके चेहरे की ईमानदारी देखकर शिया कंगवान और गुआन टाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर शिया कंगवान ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम सच में कह रही हो? जियन एआई ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। वो मानती थी कि लिन यी में हर वो गुण था जो किसी को पसंद आने लायक होता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो अब वो मासूम 14 साल की लड़की नहीं रही। ठीक है, शिया कंगवान ने लंबी सांस छोड़ी। उसे थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसे लगता था कि लिन यी और जियान आई एक दूसरे के लिए बने हैं, खासकर जब से लिन यी का रवैया जियन एआई के लिए बदलने लगा था। पर अब वो एक दूसरे से चूक चुके थे। चलो, ये भी अच्छा हुआ, शिया कंगवान ने खुद को समझाते हुए कहा, वरना आगे ली युनमे और पीछे जियान यी दोनों तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। गुआन टाओ ने राहत की सांस ली। वो शिया कंगवान के उलट सोचती थी। उसे लगा कि अगर जियान आए अब लिन यी को भूल जाए तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि लिन यी बहुत परफेक्ट था और उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि जियन एआई फिर से दुख पाए। आखिरकार लिन यी ने उसे पहले ही एक बार ठुकरा दिया था। ठीक है, अब और मत सोचो, मैं सच में ठीक हूँ, जियन एआई ने हाथ उठाकर कहा। उधर चौथी मंजिल के सबसे अंदर वाले कमरे में लिन यी बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था।
और उसी फाउंटेन पेन से खेल रहा था जो जियन एआई ने उसे दी थी। उसने उस कलम पर खुदा हुआ अपना नाम देखा और उसके दिल में एक हल्की गर्माहट दौड़ गई। उसी पल जियन एआई का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। एक पल को लिन यी को अफसोस हुआ। क्यों उसने पहले नहीं समझा कि जियान आई कितनी अलग थी? क्यों उसने उसे मना कर दिया था? वो खुद को बेवकूफ़ महसूस कर रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि कब और कैसे उसका दिल जियान आई के लिए धड़कने लगा। पता ही नहीं चला, भले ही 2 हफ्ते ही हुए हों, पर यह बदलाव बहुत गहरा था। वो मान चुका था, वो जियन एआई से प्यार करने लगा है। लिन यी, चलो नीचे, डिनर का वक्त हो गया। यान टियन की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। लिन यी तुरंत होश में आया और जल्दी से वो कलम तकिए के नीचे छुपा दी। चैप्टर 134 बर्थडे पार्टी। अगले ही पल यान तियान ने दरवाज़ा खोला और सिर अंदर झांका। चलो लिन यी, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लिन यी ने खुद को थोड़ा शांत किया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जियान यी ने पहले से ही रेस्टोरेंट का सबसे बढ़िया प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। वहाँ एक खास सभा था जो उनका स्वागत करने के लिए मौजूद था। आज के जन्मदिन की पार्टी के सारे खाने भी जियान यी ने ही चुने थे। जो लोग सच्चाई नहीं जानते वे सोचते कि वो लिन यी की गर्लफ्रेंड हैं। सबके बैठने के बाद जियान यी ने कहा, इस रिजॉर्ट होटल में 6 रेस्टोरेंट हैं। अभी हम वेस्टर्न रेस्टोरेंट में हैं। हमने एक फ्रेंच शेफ को बुलाया है। यह मेरी पहली बार है यहाँ आने की। देखते हैं खाना कैसा होता है। इतना कहते ही प्राइवेट रूम का दरवाज़ा बाहर से खुला और काले सफ़ेद कपड़ों में सब अंदर आए। हर एक के हाथ में कोई बेहद खूबसूरत सा पकवान था, जैसे कोई पेंटिंग हो। लकड़ी की आग पर भुना हुआ फ्रेंच मीठा बतख, कृपया आनंद लीजिए। शहद और सफ़ेद सिरके के साथ भुना हुआ जंगली सुअर का टेंडरलॉइन, कृपया आनंद लीजिए। रूसी खट्टी सूप और मिर्च वाली कॉड मछली, कृपया आनंद लीजिए। 5% पका हुआ कोबे बीफ मोती चावल के साथ, कृपया आनंद लीजिए। हर डिश के साथ सब उसका नाम शालीनता से बताते और कहते, कृपया आनंद लीजिए। रेस्टोरेंट में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री दुनिया भर की महंगी चीज़ें थीं। हर डिश बहुत नाजुक और महंगी लग रही थी। गुआन ताओ ने पहले कभी वेस्टर्न खाना नहीं खाया था। उसकी जानकारी में वेस्टर्न फूड बस स्टेक और पास्ता तक सीमित था। उसने ऐसे अजीब नामों वाले पकवान पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ तक कि जो लोग पहले से वेस्टर्न खाना खाते थे वे भी हैरान थे। जियान यी ने बहुत सोच समझकर सब कुछ सजाया था और हर व्यंजन ध्यान से चुना था। वास्तव में जियान यी ने सबको, खासकर लिन यी को प्रभावित करने के लिए बहुत मेहनत की थी। सबके चेहरों के भाव देखकर वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी। 1 साल विदेश में पढ़ाई करते हुए उसने कई दुर्लभ खाने चखे थे। आखिरकार अब उसका अनुभव काम आया। अंत में प्राइवेट रूम का दरवाज़ा फिर खुला और 2 सवा एक बड़े 3 स्तरीय केक को धकेलते हुए अंदर आए, जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं। पीछे एक छोटा स्टीरियो हैप्पी बर्थडे गाना बजा रहा था। सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियान यी केक भी मंगवाएगी। जन्मदिन पर केक तो होना ही चाहिए। चलो, छोटी सी रस्म भी निभा लेते हैं, जियान यी ने मुस्कराते हुए कहा और लिन यी की ओर देखा। लिन यी, एक विश करो। अब सबकी नज़रें लिन यी पर थीं। वो थोड़ा रुका। उसने इस पल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि जियान यी ने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया था, वो मना नहीं कर सका। आखिरकार आज उसका जन्मदिन था और जियान यी ने सच में काफ़ी मेहनत की थी। वो खड़ा हुआ, केक के पास गया, थोड़ी देर आंखें बंद की, ध्यान लगा जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो, फिर हल्की सी नज़र जियान ए की तरफ डालकर मोमबत्तियां बुझा दी। ये देखकर सबने तालियां बजाईं और लिन यी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। माहौल एकदम खुशियों से भर गया। उसी वक्त जियान यी ने कहीं से एक खूबसूरत बॉक्स निकाला और लिन यी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसका चेहरा हल्का लाल हुआ। लिन यी, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लिन यी थोड़ा चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि जियान यी उसके लिए खास उपहार तैयार करेगी। न जाने क्यों उसने सबके गिफ्ट ले लिए थे, यहाँ तक कि जियान ए का भी। लेकिन जियान यी का गिफ्ट लेते हुए उसे थोड़ी झिझक हुई। जियान यी को उसकी झिझक का अंदाज़ा नहीं था। उसने मुस्कराते हुए कहा, खोलो ना, देखो पसंद आता है कि नहीं। चैप्टर 135 द सेम गिफ्ट। सब लोग अनायास लिन यी को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये तोहफा स्वीकार करेगा या नहीं। लिन यी ने कुछ पल सोचा, फिर जियान यी की ओर देखते हुए बोला, आज तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। तोहफे की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद।
उसने उसका तोहफा ठुकरा दिया। ऐसा नहीं था कि लिन यी को जियान यी से कोई आपत्ति थी, बल्कि उसे लगता था कि जियान यी अभी अभी यहाँ ट्रांसफ़र हुई थी और दोनों को एक दूसरे को जाने सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे। उसने आज के लिए बहुत ध्यान और मेहनत की थी, जिसके लिए वो आभारी था। लेकिन फिर भी उसे कुछ असहजता महसूस हो रही थी, जैसे जियान यी की उसमें रुचि ज़रूरत से ज़्यादा थी। जियान यी वहीं खड़ी रह गई, हाथ में गिफ्ट पकड़े। सबकी नज़रें अब उसी पर थीं। लिन यी ने उसका तोहफा इतने सीधे तौर पर ठुकरा दिया कि उसकी आत्मसम्मान वाली प्रकृति झटके में रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया। ये शर्मिंदगी नहीं, बल्कि झेप थी। पर मैंने तो पहले ही खरीद लिया था। जियान यी की आवाज़ रुंधी हुई थी, जैसे वह रोने वाली हो। ली युनमी जो पास खड़ी थी, आखिरकार बोल पड़ी, लिन यी ने खास तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। अगर तुम नहीं लेते तो ये ठीक नहीं लगेगा। शाओ मेई, ऐसा मत कहो। जियान यी ने होंठ काटे और उदासी से बोली, शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी। कोई मुझे दोस्त नहीं समझता। अब अगर लिन यी इनकार करता तो माहौल और बिगड़ जाता। यान तियान ने भी समझा कि एक छोटा सा तोहफा है जिसे लेना ही ठीक रहेगा। आखिर आज लिन यी का जन्मदिन था। उसने लिन यी को धीरे से कोहनी मारी और फुसफुसाकर कहा, भाई ले लो ना, वो तो रोने ही वाली है। लिन यी ने अंदर ही अंदर सांस छोड़ी। उसने सहज रूप से जियान ए की तरफ देखा जो कोने में खड़ी थी और शांत सी दिख रही थी, मानो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर उसने गिफ्ट लिया और बोला, धन्यवाद। लिन यी के गिफ्ट लेते ही जियान यी फिर से खुश हो उठी। उसने उतावलेपन में कहा, खोलो ना, देखो पसंद आता है या नहीं। लिन यी माहौल को और अजीब नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने सबके देखते हुए पैकिंग खोली। बॉक्स खुलते ही सब हैरान रह गए। ये, यान तियान ने असहज होकर पलकें झपकाईं। सजावटी डिब्बे में एक गहरा लाल फाउंटेन पेन रखा था, जिसकी निब पर सुर्ख पीले रंग का रत्न जड़ा हुआ था। लिन यी ने एक नज़र में ब्रांड पहचान लिया। यह वही पेन ब्रांड था जो वो इस्तेमाल करता था। इसकी कीमत करीब 10,000 युआन होती थी और रत्न जड़े पेन की कीमत तो इससे भी ज़्यादा होगी। क्या बात है, शिया छिंगहुआन ने आंखें घुमाईं। सबके होश लौटे तो सबने स्वतः जियान ए की तरफ देखा। जियान यी और जियान ए दोनों ने एक जैसा तोहफा खरीदा था, फाउंटेन पेन। क्या आजकल फाउंटेन पेन देना ट्रेंड में है? यान तियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। गुआन ताओ खांसी रोकते हुए बोली, अच्छा, ये तो थोड़ी अजीब बात हो गई। जियान यी ने सबकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारे बैग में जो पेन हैं वो इसी ब्रांड के हैं। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद होगा। ये ब्रांड का नया ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। सिर्फ 12 पेन बने हैं, 12 अलग अलग रंगों में। मैं तो नीले या काले रंग वाला लेना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही बुक हो चुके थे। ये कहते हुए जियान यी के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था। चैप्टर 136 इट वॉज कॉमन नॉलेज। फिर से माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। शिया छिंगहुआन ने जल्दी से यान तियान की तरफ देखा और इशारा किया। ये देखकर यान तियान ने तुरंत सबका ध्यान भटका दिया। खाना ठंडा हो रहा है, सब लोग जल्दी बैठो और खाना शुरू करो। सबको माहौल थोड़ा अजीब लगा तो सब अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ गए। जियान ए शुरू से आखिर तक बहुत शांत थी। जब उसने देखा कि जियान यी ने लिन यी को फाउंटेन पेन दिया है तो उसे सिर्फ थोड़ा आश्चर्य हुआ, कोई खास भावना नहीं थी। जियान ए जानती थी कि जियान यी ने भी पेन दिया है, यह महज एक इत्तेफाक है। सामने वाले को पता ही नहीं था कि उसने भी वही गिफ्ट दिया है, इसलिए इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी ज़्यादा थी। वैसे भी जियान ए तो पहले से ही सिर्फ लिन यी की क्लासमेट थी। सब ऐसे दिख रहे थे जैसे वे कोई रहस्य छुपा रहे हों। फाउंटेन पेन ने जियान यी को खाने की मेज़ पर मुख्य किरदार बना दिया। उसकी लिन यी के प्रति इतनी देखभाल, सारे इंतजाम और महंगा तोहफा, ये उनकी दोस्ती से कहीं आगे की बात थी। जियान यी की मंशा साफ थी। लिन यी भी ऐसा सोचता था। उसे भी लगता था कि जियान यी का व्यवहार बिना वजह नहीं है, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद जियान ए को पसंद करता था। हर किसी के मन में अलग अलग भावनाएं थीं। सब चुपचाप खाना खाने लगे, जैसे सिर्फ जियान ए ही सच में स्वाद ले रही थी। 2 जन्मों का अनुभव लेकर जियान ए आज की डिनर की तारीफ किए बिना रह नहीं सकी। खाना दुनिया का सबसे अच्छा लगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त लिन यी जानबूझकर पीछे रह गया और जियान ए के पास गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले। जियान ए उसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा दी। इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रखा है? बोलो। लिन यी ने जियान यी की तरफ देखा,
जो सबको हॉट स्प्रिंग समझा रही थी। उसने धीमे से कहा, मुझे तुम्हारा दिया हुआ पेन ज्यादा पसंद है। जियान ए मुस्कुरा उठी, लेकिन लिन यी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा गिफ्ट उतना महंगा नहीं था जितना जियान यी का, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर है, जियान ए ने हल्के से कहा। लिन यी ने भौहें टेढ़ी की और जियान ए को देखा। उसके बोल काफी अस्पष्ट थे। लिन यी समझ नहीं पाया कि वो सच में समझ नहीं पाई या जानबूझकर अनजान बनी रही। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं। जियान ए ने बात बीच में काट दी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी और बोली, चलो, सब हमारी राह देख रहे हैं। लिन यी ने ऊपर देखा, सब लोग बस में बैठे थे। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी दिल की बात वहीं रोक ली। बायून माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स असली प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि बनाए गए थे। आज की दुनिया में ऐसे मनोरंजन काफी कम हैं, और ये सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलते हैं। स्प्रिंग्स को लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग किया गया था, इसलिए चेंजिंग रूम के बाहर टीमों में बंट गए। चेंजिंग रूम में लिन यी ने अपनी शर्ट उतार दी। उसके साफ सुथरे सीने और एब्स साफ दिख रहे थे। वो गुस्से में शर्ट अलमारी में फेंकता है। यान तियान और गाओ यांग ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आया, अभी तक वो बिल्कुल ठीक था। यान तियान ने इशारा किया तो गाओ यांग ने अपने चश्मे उतारे और लिन यी के पास पहुंचा। लेकिन उससे पहले ही लिन यी ने अलमारी लॉक कर दी और हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ गया। चैप्टर 137 द इनविजिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू। लिन यी बहुत कम बिना वजह गुस्सा होते थे। यान तियान और गाओ यांग स्तब्ध होकर खड़े रह गए। वे एक दूसरे को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। क्या हुआ? क्या हमने उसे नाराज कर दिया? यान तियान भौहें चढ़ाते हुए नंगा होकर आगे बढ़े। उन्होंने हॉट स्प्रिंग के द्वार की ओर देखा। गाओ यांग ने अपनी घड़ी उतारी और धीरे से कहा, आज डिनर के समय माहौल अजीब था। शायद वजह जियान यही है। यान तियान ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अच्छी बात है ना? मेरी राय में, जब इतने लोग लिन यी के पीछे हैं, तो जियान यही सबसे अच्छी है। हकीकत, शख्सियत, परिवार, सब में वो सबसे मेल खाती है। यान तियान के दिल में ये विचार थे, और जियान यी ने पहल भी की थी। आज उसने जो सब इंतजाम किए और महंगा तोहफा दिया, वो असल में एक छुपा हुआ इजहार था। अगर कोई दूसरा लड़का होता, वो खुशी से पागल हो जाता। कोई नहीं जानता था कि लिन यी क्या करने वाला था। गाओ यांग ने शांत होकर यान तियान की तरफ देखा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या? यान तियान ने भौहें तानी। गाओ यांग की बात समझ नहीं पाई। गाओ यांग ने सिर हिलाया और सोचा कि यान तियान बड़ा शरीर वाला है लेकिन दिमाग बहुत सादा है। अरे, यान तियान ने चिढ़ाते हुए गाओ यांग की पीठ थपथपाई। तो बताओ, मुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे? गाओ यांग को किसी के पिछवाड़े थप्पड़ मारने से नफरत थी, तो उसने उस तरफ तीखी नजर डाली। यान तियान ने कुछ न देखा और बेसब्री से पूछा, क्या मतलब? जल्दी बताओ, गाओ यांग ने गंभीर होकर कहा। लिन यी जियान ए को पसंद करता है। क्या? यान तियान दंग रह गया, और फिर अस्वीकार करते हुए हाथ हिलाया, ये मुमकिन नहीं है। गाओ यांग ने कुछ नहीं कहा। लिन यी ने पहले जियान ए को मना किया था। जब वे कुछ दिन पहले आर्केड गए थे, यान तियान ने खास पूछ रखा था कि क्या उसे जियान ए पसंद है। तब लिन यी ने नकार दिया था, इसलिए यान तियान ने उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन गाओ यांग ने अपनी समझ पर भरोसा किया। जब जियान ए आज आए तो उसने लिन यी की हर हरकत देखी, और उसका जियान ए को देखते हुए तरीका भी। नहीं, यान तियान अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने गाओ यांग को देखा और कहा, जियान ए में क्या अच्छा है? हाँ, वो सुंदर है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ी अजीब है? गाओ यांग ने बिना ऊपर देखे अपना अंडरवियर उतारते हुए कहा, तुम जियान ए के प्रति पक्षपात करते हो। ये सवाल नहीं, बल्कि एक कथन था। जब से जियान ए ने लिन यी से 1 महीने तक लंच पर दूर करने को कहा था, तब से यान तियान के मन में उसके लिए नफरत थी। इसका दोष मुझ पर मत डालो, यान तियान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं किंगहुआन के लिए तो उसके प्रति दोस्ताना हूँ, लेकिन अब हम जियान ए की बात कर रहे हैं। सच बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा अजीब व्यवहार करती है? नहीं, गाओ यांग ने बिना ध्यान दिए कहा और तौलिया लपेटते हुए हॉट स्प्रिंग की ओर बढ़ गया। ठीक है, आप सब उसे पसंद करते हो, पर मैं अकेला ही नहीं चाहता हूँ। क्या ये चलेगा? मैं पक्षपाती हूँ, यान तियान ने हार मानते हुए कहा। हॉट स्प्रिंग में लिन यी सिर किनारे टिका लेटे थे। उनका शरीर गर्म पानी में डूबा था, और उनके मजबूत सीने का आधा हिस्सा दिखाई देता था। उन्होंने थोड़ा सिर उठाया, तौलिया उनके चेहरे का आधा भाग ढक रहा था।
कोई नहीं जानता था कि उनका चेहरा कैसा था। उनका दिल उलझा हुआ था। कई भाव उनके मन में भरे थे, लेकिन वो उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। ये जियान यी या किसी और की वजह से नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वो आखिरकार अपनी भावनाओं का सामना कर पा रहे थे जो जियान ए के लिए थे। लेकिन वो महसूस करते थे कि जियान ए उनसे दूरी बना रही थी। वे दोनों के बीच की उस अदृश्य दूरी को साफ महसूस कर पा रहे थे। चैप्टर 138 ओ नो, देयर्स अ फायर। रात के समय बायुन पहाड़ से अचानक पूर्वी हवा चलने लगी। पहाड़ की चोटी के जंगल की पत्तियां हिल रही थीं। जो हॉट स्प्रिंग जियान ए ने रात में ली थी, उससे वो बहुत आराम महसूस कर रही थी। वो बाथरोब पहने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी फोन पर बात कर रही थी। सच मास्टर, मैंने अस्पताल में सभी इंतजाम कर दिए हैं, चिंता मत करें, बाई झो ने कहा। जियान ए ने राहत की सांस ली और महसूस किया जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। धन्यवाद, बाई झो। जियान ए सच बोल रही थी। उसके लिए उसकी माँ की बीमारी ठीक होना सबसे ज़रूरी था, तभी वो अन्य काम कर सकती थी। लेकिन उसकी बात सुनकर बाई झो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। सच मास्टर, आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं संभाल सकते। पहले बाई झो, फिर शाओ झेन। हालांकि जियान ए उनके ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार की आदत नहीं थी, फिर भी वो इसे स्वीकार कर रही थी। वरिष्ठता का सम्मान उनके दिलों में गहराई से बस चुका था। यह कोई बात नहीं थी जिसे कुछ शब्दों से बदल दिया जा सके। जियान ए ने विषय बदला और कंपनी के बारे में बात की। क्या आपको 2 ज़मीन के प्रमाण पत्र मिल गए? मिल गए। अब ये ज़मीन हमारे कंपनी के नाम पर आधिकारिक रूप से दर्ज हैं। बहुत बढ़िया। हम कल दोपहर मीटिंग में विस्तार से बात करेंगे। देर हो रही है, जल्दी सो जाओ। जियान ए ने आसमान की ओर देखा और पर्दा बंद किया। शुभ रात्रि, सच मास्टर। शुभ रात्रि। फोन रखते ही जियान ए सीधे बिस्तर पर गई। रिजॉर्ट होटल का बिस्तर नर्म और आरामदायक था। जैसे ही वो आधे सपने में थी, उसे महसूस हुआ कि वो अपने पिछले जीवन के उच्च स्तर के अपार्टमेंट में लौट आए हैं। शायद आज थकान और आरामदायक बिस्तर का असर था। जियान ए जल्दी ही आराम की नींद में गोताखोर हो गई। किसी अज्ञात समय के बाद जियान ए को नींद में घुटन की बू आ रही थी। उसने आंख खोलने से पहले ही तेज और चिंताजनक अलार्म की आवाज़ सुनी। रिंग रिंग। जियान ए अचानक उठ गई और पाया कि उसका कमरा सघन धुएं से भर गया था, जिससे उसकी दृष्टि लगभग बंद हो गई थी। खांसी खांसी। जियान ए चौंकी और एक झोंका धुआं अंदर खींच लिया। वो जोर से खांसने लगी और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। ओह नहीं, आग लग गई है। वो घुमकर बिस्तर से नीचे उतरी। जियान ए ने कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने बाथरोब में खुद को लपेट लिया और कमरे से भाग निकली। दरवाज़ा खोलते ही सघन धुआं से घेर लिया। आग लग गई है, सब भागो। धुएं के बीच से श्या छिंगहुआन की आवाज़ दूर से सुनाई दी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ें लगातार गूंजने लगीं। तीसरी मंजिल की लड़कियां तेजी से कॉरिडोर में दौड़ीं। धुआं भले ही गाढ़ा था, फिर भी वे स्थिति देख पा रही थीं। जियान ए ने जमीन से बढ़ती गर्मी महसूस की और अपनी एक्स-रे दृष्टि से नीचे देखा कि दूसरी मंजिल पर आग फैल रही थी और तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। आहा! ली युनमेई, जो सबसे पहले सीढ़ियों की ओर दौड़ी और नीचे जाना चाहती थी, उसने चिल्लाकर कहा। अब वे नीचे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, केवल भयंकर आग का सामना था। चौथी मंजिल के लड़के भी उस वक्त नीचे की ओर दौड़े। सब खांसी और रो रहे थे, लेकिन नीचे की आग इतनी भयंकर थी कि वे परिस्थिति देखे बिना सीढ़ियां पार नहीं कर पा रहे थे। क्या करें? आग दूसरी मंजिल तक पहुंच गई है। नीचे नहीं जा सकते। यू मेन याओ डर के मारे रोने लगी। सबने पहली बार ऐसी परिस्थिति का सामना किया था। साथ ही हालात इतने तनावपूर्ण थे कि वे शांत होकर सोच भी नहीं पा रहे थे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। चैप्टर 139 वील बी ऑल राइट। जैसे ही धुआं घना होने लगा, सबको लगा कि अगर समय पर बाहर नहीं निकले तो धुएं की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। सब लोग मेरे पीछे चलो, जियान ये की कमरे में। इसी समय जियान ए की आवाज़ अचानक सुनाई दी। जैसे ही उसने बात खत्म की, वो सबसे पहले जियान ये की कमरे की तरफ भागी। बाकी लोग पहले ही घबरा चुके थे। जब किसी ने अचानक कदम बढ़ाए और दिशा दी, तो उन्हें भी परवाह नहीं थी कि वो जियान ए है या कुछ और वे उसके पीछे चल पड़े। खुशकिस्मती से जियान ये ने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो कॉरिडोर के सबसे अंदर वाले हिस्से में थी, इसलिए अंदर का धुआं थोड़ा कम था। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर पहुंच गए। जियान ए ने कहा, दरवाज़ा बंद करो। वो खिड़की खोलकर बाहर हवा ली।
सबने बहुत देर से सांस ली थी। धुआं बहुत घना हो गया था। जियान सबसे शांत थी। उसने और कुछ कहने का मौका नहीं मिला। उसने चादरें खींची और कंबल उतारकर जल्दी से एक कड़ी गांठ बना दी। सभी ने तुरंत समझ लिया कि उसकी क्या योजना है और फौरन उसकी मदद करने लगे। ये तीसरी मंजिल है। अगर हम इन रशीदों को 15 मीटर तक जोड़ सके तो सुरक्षित उतर जाएंगे। जियान ने कहा, डरे मत, हम ठीक रहेंगे। वो बहुत शांत थी, लेकिन दूसरों को हिम्मत भी दे रही थी। विला बाई उन पहाड़ की ऊंची जमीन पर था। आग लगने पर होटल के कर्मचारी तुरंत जागरूक हो सकते थे, मगर जियान ने याद किया कि वे पहाड़ पर एक साइट सीइंग बस में बैठे हुए थे। सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी और आग बुझाने वाली गाड़ियां वहां आसानी से नहीं पहुंच सकती थीं। तो जियान ने बिना समय गंवाए अपने तरीके से बच निकलने की योजना बनाई। गर्मी के दौरान बाहर से जो धुआं और भी ज्यादा घना हो गया, वो दरवाजे के फिक्सड हिस्सों से अंदर आ रहा था। उसने तुरंत शिया छिंगहुआन से कहा, किंगहुआन, बाथरूम जाओ, तौलिया भींगाओ और दरवाजे को बंद करो। शिया छिंगहुआन ने शीघ्रता से बाथरूम में जाकर 2 तौलियों को भरा और जल्दी जल्दी बाहर निकली। उसने जियान की बात मानकर एक भीगा हुआ तौलिया दरवाजे के नीचे रख दिया। ऐसा करने से नीचे का घना धुआं तो नहीं आएगा, पर ऊपर के भाग का धुआं रुक नहीं रहा था। अब जो भी कोशिश कर सकते थे, कर रहे थे। उन्होंने कमरे में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया। लड़कों ने अपनी पजामे भी उतारे और एक साथ जोड़ दिए। जब देखा कि लंबाई पर्याप्त है, तो जियान ने एक को बेड के फुट से मजबूत तरीके से बांध दिया। उसने सबको कहा, सब मिलकर खिड़की के बाहर से गद्दे फेंको। ली युनमेई डर गई और चिल्लाई, गद्दा क्यों फेंक रहे हो? रस्सी तो पहले ही लगी है, जल्दी नीचे उतर जाओ। उसने ये भी नहीं समझा कि गद्दा क्यों फेंक रहे हैं। लड़कों ने उसकी बात समझ ली और तुरंत आगे बढ़कर खिड़की के सामने गद्दा उठाया और नीचे फेंक दिया। गद्दा सावधानी से खिड़की के नीचे खुले इलाके में गिरा। उन्होंने रस्सी को एक खिड़की से दूसरे तक बांधा और फिर से फेंका। जैसे ही उम्मीद थी, रस्सा 4-5 मीटर जमीन से ऊपर था। उनके शरीर और पैर लगभग 2 मीटर ऊपर थे। शुक्र है कि नीचे एक गद्दा था। अगर कूदते तो 2 मीटर की दूरी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। Chapter 140 There are 2 people inside, save them quickly. यान तियान उनमें सबसे फिट और मस्कुला था। जियान ने तुरंत यान तियान की ओर देखा और कहा, तुम पहले उतर जाओ, फिर बाकी लोगों को संभालना। यान तियान थोड़ा हैरान हुआ। वो नहीं सोचता था कि जियान उसे सबसे पहले नीचे भेजेगी। ओह, अब और देर मत करो। अगर वो कहती है तो चलो, शिया छिंगहुआन ने बेसब्री से उकसाया। इस वक्त कोई वक्त बर्बाद करने का नहीं था। यान तियान ने जियान को घूरा, फिर खिड़की से बाहर चढ़ गया। उसने रस्सी पकड़कर तेजी से नीचे फिसला। क्षण भर में वो सुरक्षित नीचे उतर गया। सबने राहत की सांस ली। ये तरीका सचमुच कारगर था। सभी ने देखा, यान तियान की तरह एक एक करके नीचे उतरना है। नीचे गद्दा रखा है और यान तियान तुम्हें संभालेगा। बिल्कुल सुरक्षित है, डर मत, जियान ने कहा और सब एक एक करके खिड़की की ओर बढ़े। रात की पूर्वी हवा ने आग को और भड़काया था। जियान ने अपनी एक्सरे दृष्टि से देखा तो पता चला कि आग तीसरी मंजिल तक फैल गई थी। कमरे के अंदर धुआं और घना हो रहा था। जब गाओ यांग नीचे उतरा तो उसे कुछ दिखा नहीं। उसे बस इतना पता था कि कमरे में केवल जियान और लिन ही बचे हैं। जो नीचे उतर चुके थे, वे ऊपर जियान यी के कमरे की ओर देखते रहे। उन्हें सिर्फ खिड़की से धुएं की मोटी चादर दिख रही थी, लेकिन जियान और लिन यी नीचे नहीं आ रहे थे। शाओ है, लिन यी, गुआन ताओ और यान तियान नीचे से चिल्लाए, पर कोई जवाब नहीं मिला। आवाज तक नहीं आई। दूर से तेज कदमों की आवाज आई। रिजॉर्ट कर्मचारी देरी से आए थे। इस पर शिया छिंगहुआन जल्दी आगे बढ़ी। नेता उस लड़की को देखकर चौंक गया, जिसे चेहरे पर मिट्टी लग गई थी। लेकिन पूछने से पहले शिया छिंगहुआन ने उसे पकड़ लिया और बहुत चिंतित होकर रो पड़ी, जल्दी उन्हें बचाओ। अंदर 2 लोग हैं, जल्दी बचाओ। उस वक्त विला के अंदर जियान ने अपनी मानसिक साधना से एक सुरक्षात्मक आवरण बना रखा था, पर वो विला की 4थी मंजिल पर आ पहुंची थी। लिन यी, उन्होंने हर कमरे का दरवाजा खोलकर उसे बुलाया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गाओ यांग नीचे उतर गया था और जियान चाहती थी कि लिन यी पहले जाए, पर पूरा कमरा धुएं से भरा था और उसने कुछ देख नहीं पाया। उसने 2 बार आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने अपनी मानसिक साधना से देखा। आश्चर्यजनक रूप से कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन लिन यी नहीं था।
लिन यी के लिए कुछ खराब होगा। इस डर से जियान ए ने अपनी मानसिक साधना से खुद को बचाया और धुएं से भरे विला में झपटकर उसे ढूंढने लगी। जब वो विला की चौथी मंजिल के दक्षिणी हिस्से में सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। लिन यी पलंग के सामने गलीचे पर पड़ा था। साफ था कि उसने धुएं की बहुत अधिक मात्रा में सांस ली थी और पता नहीं वो बेहोश था या मर चुका था। लिन यी, जियान ए चौंकी और जल्दी से लिन यी का सिर उठा लिया। लिन यी आंसू बहाता हुआ दम घुट रहा था और उसका साफ चेहरा धुएं से काला हो चुका था। सौभाग्य से उसका सीना अभी भी ऊपर नीचे हो रहा था। खैर, वो मर नहीं चुका था। जियान ए लिन यी के कमरे की खिड़की पर गई और उसे खोल दिया। उसने नीचे देखा। ये कमरा और जियान यी का कमरा विपरीत दिशा में थे और नीचे खुला तैराकी पूल था। सोचे बिना जियान ए मानसिक साधना से लिन यी को उठाया, लेकिन लिन यी, जो अभी थोड़ा होश में था, अचानक कमजोर आवाज में फुसफुसाया, तकिए के नीचे। जियान ए रुकी और भौहें टेढ़ी करते हुए उसे देखने लगी। लिन यी, तुम क्या कह रहे हो? तकिए के नीचे, पेन। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।